हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस के बुक से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 28 प्रश्न होंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, किसी विलयन का पीएच 3 है, पीएच 5 वाले विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कैसी होगी। विकल्प में है 100 गुना अधिक, 100 गुना कम, 10 गुना कम या फिर समान। देखिए, पीएच 3 वाले विलयन और पीएच 5 वाले विलयन की तुलना करनी है। पूछा क्या है, पीएच 5 में H प्लस आयनों की सांद्रता कैसी होगी। यही ना पूछा है कि पीएच 5 में H प्लस आयनों की सांद्रता कैसी होगी। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे बेसिक तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पीएच है ना, सीधे H प्लस सांद्रता से जुड़ा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पीएच कम है, ठीक है, पीएच कम है तो H प्लस की सांद्रता अधिक होगी, मतलब वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अगर पीएच अधिक है तो H प्लस की सांद्रता कम होगी, ठीक है, और उसका एसिडिक नेचर कम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि किसी विलयन का पीएच 3 है और पीएच 5 वाले विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कैसी होगी। 100 गुना अधिक होगी, 100 गुना कम होगा या 10 गुना कम होगा। तो देखिए ना, यहाँ पे पीएच 3 है, यहाँ पे पीएच 5 है। मतलब है कि अगर पीएच अधिक होगा तो जाहिर सी बात है H प्लस की सांद्रता कम होगी। यहाँ देखिए, पीएच अगर कम होगा तो H प्लस की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीएच इसके तुलना में ये तो अधिक है, मतलब है कि पीएच अगर अधिक होगा तो H प्लस की सांद्रता कम होगी। तो कम होगी तो यहाँ पे बात हो रहा है 100 गुना अधिक है, ये तो कभी नहीं होगा। ये कम हो सकता है, ये तो समान कभी नहीं होगा, और 100 गुना कम ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। सिंपल सा पूछा है कि किसी विलयन का पीएच 3 है तो पीएच 5 वाले विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कैसी होगी। तो हमने कहा ना कि अगर पीएच का मान अधिक है तो H प्लस का मान जो होगा, H प्लस आयन की सांद्रता जो होगी वो कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला देखेंगे इसके तुलना में, क्योंकि इसके तुलना इसी से करना है, तो इसके तुलना में देखेंगे तो पीएच 5 वाले विलयन में H प्लस की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अधिक की तो बात ही नहीं कर सकते। अब दूसरा सवाल है कि कितना कम होगी, कितना गुना कम होगी। ये सबसे बड़ा लॉजिक है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे एक लॉग का फार्मूला होता है, वो यहाँ पे लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे लॉग का अगर हम डिटेल्स पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है और थोड़ा सा वो लेंदी टाइप का हो जाता है। तो वहाँ पे हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम यहाँ पे शॉर्ट एक तरीका बताना चाहते हैं। वो शॉर्ट तरीका क्या है, तो याद रखिए कि हर एक पीएच चेंज होता है ना तो 10 गुना का फर्क होता है। क्या मतलब सिंपल सा कि हर एक पीएच जब चेंज होगा तो 10 गुना फर्क देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से समझिए सवाल से। देखिए इसमें कितना है, पीएच इसका 3 है, इसका पीएच 5 है, तो मतलब कितना का अंतर दिखा, 2 का दिखा। और एक का अंतर जब होता है तो ये 10 गुना का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 2 गुना यानी 2 बढ़ रहा है, 2 पीएच चेंज हो रहा है। ठीक है, वैल्यू 2 की बढ़ रही है, तो कितना फर्क पड़ेगा, तो 10 गुना 10, मतलब कि 100 गुना का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए H प्लस के आयन की ये पीएच मान बढ़ रहा है, 2 3 से 5 हो जा रहा है, मतलब पीएच वैल्यू अगर बढ़ेगा तो H प्लस आयन की सांद्रता घटेगा, तो ये कम होगा। कितना कम होगा, तो ये 100 गुना कम होगा। मतलब है विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। अगर किसी का पीएच 2 है, ठीक है, और अगर किसी का पीएच मान लेते कि 5 है, ठीक है, तो अब पूछा जाएगा यहाँ से किसमें इसके तुलना में पीएच ये जो 2 दे रखा है ना, इसकी तुलना में इस पीएच 5 में आयन की सांद्रता कैसी होगी। ठीक है, तो पहला तो अगर पीएच बढ़ रहा है तो सांद्रता तो कम ही होगी, लेकिन कितना कम होगा, तो यहाँ देखिए अंतर, देखिए कितना का अंतर है, 3 का, और एक अंतर में कितना फर्क पड़ता है, 10 गुने का। तो इसका मतलब है 3 का फर्क है, मतलब 10 का गुना 3 बार कर दीजिए। ठीक है, तो ये आएगा 1000 गुना, 1000 गुना कम हो जाएगा इसकी सांद्रता। ठीक है, अगर इसका तुलना इससे किया जाए, ठीक है, इसका तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा, अगर पीएच 2 पूछा जाए कि तुलना में पीएच 5 की तुलना में कितना होगा, तो 1000 गुना कम होगा। इसमें कम होगा, सॉरी इसमें कम होगा और इसमें अधिक होगा। फिर से समझ लीजिए यहाँ पे, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए हम ले रहे हैं एक पीएच 2 और एक का पीएच ले रहे हैं 5।
ठीक है। अब pH 2 की तुलना हम कर रहे हैं pH 5 वाले से कि pH 5 की तुलना में pH 2 की सांद्रता कैसी होगी। तो जिसकी pH कम होगा तो इसका मतलब क्या, कम होगा तो उसकी आयन की सांद्रता क्या अधिक होगी। ठीक है, तो ये तो अधिक होगा इसके तुलना में। अब कितना अधिक होगा ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए अगर एक pH चेंज होगा तो 10 गुना का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, 3। 3 कम है, मतलब है कि 3 हम 10 का गुना कर लेंगे, 10 गुना 10, मतलब कह सकते हैं कि 1000 गुना कम होगा, सॉरी अधिक होगा, कम नहीं अधिक। मतलब कह सकते हैं कि pH 2 में pH 5 की तुलना में 1000 गुना अधिक सांद्रता होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल है, सार्वत्रिक सूचक में हरा रंग किसे दर्शाता है। ठीक है, विकल्प में है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, उदासीन विलयन, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि सार्वत्रिक सूचक होता क्या है। ठीक है, तो सार्वत्रिक सूचक जिसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, यह एक रासायनिक सूचक है जो किसी विलयन का पूरा पीएच रेंज 0 से 14 तक बताता है। ठीक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना, इसे लैब में तैयार किया जाता है, और इसका रंग जो होता है ना, इसका रंग आप देखेंगे तो बैगनी कलर का होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है, तो इसका मुख्य काम ये है कि यह बताता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये तो आप देखेंगे तो लिटमस पत्र या फिर प्राकृतिक सूचक बताता है। फिर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में बेसिक अंतर यही है या मुख्य अंतर यही है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना, ये सिर्फ अम्लीय या क्षारीय नहीं बताता, ये भी बताता है कि कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है पीएच वैल्यू के साथ। जबकि प्राकृतिक सूचक सिर्फ ये बताता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन सार्वत्रिक सूचक जो होता है ना, ये पूरा डिटेल्स बताता है, पूरा साफ साफ बताता है कि कोई भी विलयन कितना क्षारीय है और कितना अम्लीय है या फिर उदासीन है, वो भी पीएच वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे अगर रंग हरा आया तो इसका मतलब उसका पीएच 7 होगा और वो न्यूट्रल होगा। अगर रंग लाल आया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि सार्वत्रिक सूचक में हरा रंग किसे दर्शाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो हरा रंग किसको दर्शाएगा, उदासीन को। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, बाकी विकल्प को भी देखिए, जैसे कि प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल जो होगा ना, वो लाल रंग को दिखाएगा, या ये कहे कि अगर सार्वत्रिक सूचक लाल रंग बता रहा है, इसका मतलब है कि विलयन प्रबल अम्ल है। ठीक है, और याद रखिएगा कि प्रबल अम्ल जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, वो 0 से 3 के बीच में दिखाता है। अगर 0 से 3 के बीच में पीएच है तो मतलब उसका रंग लाल होगा, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अगर प्रबल क्षार है, ठीक है ना, तो ये बैगनी रंग दिखाएगा, बैगनी। और इस पीएच रेंज इसको बताएगा ये 8 से 11 के बीच में, सॉरी 12 से 14 के बीच में। ठीक है, जबकि दुर्बल अम्ल अगर होगा, जिसे कि कमजोर अम्ल कह सकते हैं, वीक एसिड कह सकते हैं, तो इसका रंग पीला होगा। मतलब कि अगर सर्वाधिक सूचक का रंग पीला दिखाई दे रहा है तो मतलब है कि वो वीक एसिड है, और इसका जो पीएच होगा वो होगा 4 से 6 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, पीएच स्केल के बारे में सही कथन कौन सा है। पहला कथन है केवल 0 से 7 तक होता है, कथन गलत है, ये 0 से 14 के बीच में काम करता है। पीएच अधिक मतलब कि अम्ल अधिक, नहीं ये भी गलत है। पीएच जितना अधिक होगा उसका मतलब है कि ओएच की सांद्रता कम होगी, कम होगी मतलब है कि वो उसका अम्लता जो गुण होगा वो कम होगा, अधिक नहीं होगा, तो ये भी गलत है। पीएच H+ का लघुगणकीय माप है, ये कथन सही है। ठीक है, पीएच जो है ना H+ का लघुगणकीय माप है। इसका चाहे तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है पीएच का -log H+। ठीक है, या फिर इसका दूसरा फार्मूला ये भी है log H+। ठीक है, चलिए हाँ डी विकल्प देख लीजिए थोड़ा सा। पीएच का OH से संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है। पीएच का संबंध OH- से भी है और H+ से भी है, यही तो बताता है कि विलयन जो है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसका पीएच सबसे कम होगा। बताना है कि किसका पीएच सबसे कम होगा, गाजर का रस, टमाटर का रस, नींबू का रस या फिर कॉफ़ी। तो यहाँ पे सभी का हमें पीएच वैल्यू पता होना चाहिए। अगर पीएच वैल्यू पता है तो बता पाएंगे कि पीएच मान सबसे कम किसका होगा।
जैसे गाजर का रस, ठीक है, तो गाजर का रस पीएच अब देखेंगे तो लगभग 6 होता है, ठीक है। जबकि टमाटर का रस कब देखेंगे तो इसका पीएच लगभग 4 होता है। जबकि नींबू का रस अब देखेंगे तो किताब में दे रखा है 2.2। जबकि कॉफ़ी कब देखेंगे तो कॉफ़ी का लगभग होता है 5। तो पूछा है सबसे कम पीएच किसका होगा, तो सबसे कम पीएच होगा नींबू का रस का, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, तो आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कम से कम HCl का याद रखिए, ठीक है, ये 0 से के बीच में इसका पीएच होता है लगभग, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड को याद रखिए, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, 14 होता है, और ये प्रबल बेस होता है, या फिर कह सकते हैं प्रबल क्षारीय होता है, ठीक है। वहीं याद रखिए इसका नींबू का रस का याद रखिए 2.2 होता है, ठीक है, और ये अम्लीय होता है, ठीक है। साथ ही साथ टमाटर का रस का भी याद रखिए, इसका लगभग 4 होता है, और ये भी अम्लीय होता है, ठीक है। और चाहे तो रंगहीन वातित पेय, जो कि जैसे कि 7 अप होता है ना, स्प्राइट होता है, तो वो उसी को कहते हैं रंगहीन वातित पेय, ठीक है। तो इसका लगभग पीएच हम देखेंगे तो 3 से 4 के बीच में होता है, और ये अम्लीय गुण दिखाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा विलयन उदासीन है। सवाल सिंपल सा है कि कौन सा विलयन है जो कि उदासीन है। उदासीन का मतलब है कि उसका पीएच 7 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रक्त दे रखा है जिसका पीएच होता है 7.4, शुद्ध जल का होता है 7, कॉफ़ी का हमने देखा कि 6 होता है, जबकि लार को देखेंगे तो 6.8 होता है। कितना, 6.8। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर खाना खाने से पहले तब उसका लार का होगा 6.8, लेकिन खाना खाने के बाद का लार का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पूछा है किस कौन सा विलयन उदासीन होगा, तो जाहिर सी बात है शुद्ध जल, है ना, तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि निम्न में से सबसे प्रबल क्षार कौन सा है। पूछा है सबसे प्रबल क्षार के बारे में, ठीक है, तो जिसका पीएच अधिक होगा, तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच कितना होता है, 14 होता है, रक्त का 7.4, नल का जल लगभग 7 अब लेके चल सकते हैं, साबुन का घोल अब देखेंगे तो 11-12 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे प्रबल क्षार कौन सा दिख रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 9 से 10 होता है, साबुन का घोल का 9 से 10 याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आप देखेंगे तो इसका जो पीएच होता है वो 13 से 14 के बीच में होता है, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है यदि पीएच 7 से 10 हो जाए तो क्या होगा। यदि पीएच 7 से 10 हो जाए तो क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर पीएच बढ़ रहा है तो H+ की सांद्रता कम होगा, घटेगा, ठीक है। तो घटने वाला देखिए अब विकल्प में कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट विकल्प अम्लता बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर 7 से 10 जा रहा है यानी कि पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है मतलब H+ की सांद्रता कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो अम्लता कैसे बढ़ेगी, कम होगी ना, ये तो गलत हुआ, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए H+ घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे, अगर पीएच बढ़ रहा है तो H+ घटेंगे, ठीक है। अगर पीएच का मान घट रहा है तो H+ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, अगर पीएच 7 से 10 हुआ तो H+ घटेंगे, अगर 7 से कम हो रहा है तो H+ बढ़ेंगे, ठीक है। H+ की सांद्रता, और यही तो बताता है कि कोई भी विलयन कितनी अम्लीय है, ठीक है ना, अगर H+ जितना अधिक होगा उतना वो अम्लीय होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा कब कहलाती है। सवाल है अम्लीय वर्षा कब कहलाती है, दिए गए विकल्पों में से बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि सामान्य वर्षा का पीएच जो होता है ना 5.6 होता है, सामान्य वर्षा का पीएच 5.6 होता है, क्योंकि वायुमंडल में CO2 मिलकर के हल्का उसे एसिड बना देता है, ठीक है। जब पीएच इससे कम हो जाए, मतलब 5.6 से कम हो जाए, तब उसे एसिड रेन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा विकल्प कौन सा है, तो ऐसा विकल्प आप देखेंगे तो यहाँ पे सी विकल्प दिख रहा होगा, ठीक है, सी विकल्प। अगर कन्फ्यूजन होता है इस तरह के सवालों में कि ये ग्रेटर देन लेस देन वाला, तो कुछ मत कीजिए, जो आंसर आपको लग रहा है वो लिख लीजिए पहले, ठीक है। आप 5.6 से कम होना चाहिए, ठीक है, तो कम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए 5 रख करके क्या इक्वेशन सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। वहीं देखिए बढ़ा करके अगर 5.6 अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो यह सही हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है ये पे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका मतलब वो ये हुआ कि 6 से बड़ा है 5.6, ठीक है ना,
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जब आप रखेंगे 5.6 से कम, जैसे कि 5.5, तो जैसे से कम हो गया, ठीक है, तो ये अम्लीय वर्षा कहलाएगा। तो ये हमारा सी विकल्प जो दे रखा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का पीएच सीमा से बाहर जाने पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं, बेहतर कार्य, जीवन रहना कठिन, जीवित रहना कठिन, या फिर केवल त्वचा प्रभावित। क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए सबसे पहले समझिए कि हमारा शरीर बहुत ही नियंत्रित पीएच रेंज में काम करता है। ठीक है, ब्लड देखेंगे तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। और पूरा जो हमारा शरीर है ना, लगभग आप देखेंगे तो 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच के रेंज के बीच में काम करता है, ये सुरक्षित भी रहता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर पीएच बदल जाए? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर पीएच इस सीमा से अगर बाहर चला जाए तो सबसे पहले एंजाइम सही से काम नहीं करेंगे। हमारे शरीर का जो एंजाइम होगा वो सही तरीके से काम करेगा ही नहीं, शरीर के रासायनिक क्रियाएं बिगड़ जाएंगी, साथ ही साथ गंभीर स्थिति में जीवन खतरे में पड़ सकता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? सी विकल्प, जीवित रहना कठिन हो जाएगा। ठीक है, जिसे रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं, जैसे मशीन का सही टेम्परेचर चाहिए, है ना, जैसे मशीन का सही टेम्परेचर चाहिए वैसे ही शरीर का सही पीएच चाहिए। थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ, प्रॉब्लम शुरू। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का नदी के जल पर क्या प्रभाव होगा? पीएच बढ़ेगा, पीएच घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल से क्या बोल रहा है, अम्लीय वर्षा का नदी के जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अम्लीय वर्षा तो जाहिर सी बात है पीएच बढ़ेगा या पीएच घटेगा? जाहिर सी बात है पीएच घट जाएगा। पीएच घटने का मतलब है कि वो अम्लीय हो जाएगा। पीएच घटने का मतलब क्या है? अम्लीय होना। तो अम्लीय वर्षा जब होगा और वो पानी में जाएगा तो क्या होगा? पीएच घटेगा ना। चलिए आगे देखें, आप ऐसे समझिए जैसे कि एसिड रेन, ये एसिड मिला हुआ पानी, इसमें H+ आयन अधिक होगा, और जब यह नदी झील में गिरेगा तो पानी में H+ आयन बढ़ जाएंगे। तो H अगर बढ़ रहा है मतलब कि पीएच घट रहा है, यानी कि पानी और अधिक अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिरका सैट्रिक एसिड, नींबू टार्ट्रिक एसिड, दही लैक्टिक एसिड, टमाटर एसिटिक एसिड। बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो आप देखिएगा सिरका, सिरका में क्या होता है? सिरका में होता है एसिटिक एसिड, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सिरका में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। नींबू में क्या होता है? नींबू में होता है सैट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये भी गलत है। दही में क्या होता है? दही में होता है लैक्टिक एसिड, तो ये सही है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ना कि एसिटिक एसिड, तो सही आंसर कौन सा है? सी विकल्प। ठीक है, यहाँ से ये भी समझिए, तो यहाँ से देखेंगे तो जैसे संतरा और नींबू है, इसमें होता है सिट्रिक एसिड। संतरा और नींबू दोनों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, जबकि इमली मिलता है टार्ट्रिक एसिड। नेटल का डंक और चींटी का डंक में मिलता है मेथनोइक अम्ल, चाहे नेटल का डंक हो चाहे चींटी का डंक हो, दोनों मिलेगा मेथनोइक अम्ल। जबकि टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल, वहीं खट्टा दूध में देखने को मिलेगा लैक्टिक अम्ल। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दो विलियन ए और दूसरा विलियन है बी, एक का पीएच 6 दे रखा है और बी विलियन का पीएच 8 दे रखा है। बताना इसमें सही कथन क्या है। तो याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पे हमने क्या बताया था, एक पीएच का अंतर कितना होता है? 10 गुना का होता है। यहाँ पर देखिए कितना का अंतर दिख रहा है दोनों में, ए और बी में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 पीएच का अंतर है। ठीक है, एक का 6 दूसरे का 8 है, तो 2 का अंतर है ना, तो एक पीएच का अंतर में मतलब कि 10 गुना का फर्क देखने को मिलता है, तो 2 का अंतर है मतलब कि 10 गुना 10, मतलब हम कह सकते हैं 100 गुना का अंतर देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब सब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है कि ए में H+ 100 गुना कम होगा। ठीक है, ए में H+ 100 गुना कम होगा, या फिर ए में H+ 100 गुना अधिक होगा, या दोनों में समान होगा, बी में अधिक अम्लीय होगा। देखिए दोनों में समान तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीएच में अंतर है ना, और जब अंतर है तो कुछ तो अंतर दिखेगा। अब याद कीजिए लॉजिक क्या है हमारा, कि अगर पीएच का मान बढ़ता है तो H+ की सांद्रता घटता है। ठीक है, और अगर पीएच का मान घटता है तो H+ की सांद्रता बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए किसकी बात हो रहा है यहाँ पे, पहला विकल्प में ए की बात हो रही है, यानी कि ए का तुलना किससे कर रहे हैं हम? बी से कर रहे हैं। तो इसका बी का विलियन में देखेंगे पीएच कितना है? 8 है, तो 8 से हम कहाँ चले गए? 6 पर, मैंने घट रहा है, पीएच कम हो रहा है, मतलब H+ सांद्रता देखेंगे तो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 100 गुना। तो सही आंसर क्या होगा अब बताइए? बी विकल्प होगा ना।
सिंपल से तो है कि अगर विलियन ए की सांद्रता विलियन ए का पीएच 6 है और बी का पीएच 8 है, तो 8 से 6 जा रहे हैं हम, घट रहा है। तो अगर पीएच घट रहा है तो H प्लस की सांद्रता बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? एक घटने बढ़ने पर हमारे 10 का फर्क होता है, 10 गुने का फर्क होता है, तो 2 घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 घट रहा है, इसका मतलब है कि 10 दां के 100 यानी 100 गुना अब देखेंगे तो H प्लस की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बी विकल्प सही होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो पहला क्वेश्चन को फिर से जाकर समझिए। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक ही लवण परिवार का है? बताना है यहाँ पे कि कौन सा एक ही लवण परिवार का है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब बताना है कौन सा एक ही लवण परिवार का है। तो इसके लिए एक थोड़ा सा लॉजिक याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए। अगर केटायन बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, केटायन मतलब कि धनायन अगर बदल सकता है ये चीज़, लेकिन एनायन सेम होना चाहिए, मतलब कि ऋणायन सेम होना चाहिए, तभी सेम फैमिली का कहलाएगा। फैमिली सेम कब होगा? फैमिली सेम तभी कहलाएगा जब एनायन सेम होगा, यानी कि ऋणायन सेम होगा। ठीक है, अब आइए विकल्प पर। देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है Cl, ये इसका ऋणायन है मतलब कि एनायन है, और ये भी इसका एनायन है मतलब कि ये ऋणायन है, और दोनों Cl है, तो एक ही फैमिली से है, मतलब सेम एनायन है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि इसका केटायन क्या है, केटायन से कोई मतलब नहीं है, बदल भी सकता है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनायन सेम होना चाहिए। देखिए Cl दोनों में है तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कि एक ही लवण परिवार का है। दूसरा देखिए यहाँ है Cl और यहाँ पर सल्फेट, दोनों क्या है? एनायन है, लेकिन दोनों क्या सेम है? नहीं, एक क्लोरीन है दूसरा सल्फेट है, तो ये एक ही लवण परिवार का नहीं कहलाएगा, सेम फैमिली नहीं कहलाएगा। यहाँ देखिए सल्फेट है, यहाँ क्लोरीन है, ये भी सेम फैमिली नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एनायन क्या है? सल्फेट, यहाँ पे एनायन क्या है? क्लोरीन, तो दोनों अलग अलग है, तो ये भी एक ही लवण परिवार का नहीं कहलाएगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा वो ध्यान दीजिएगा। बी विकल्प को देखिए, इसमें क्या है कि क्लोरीन और सल्फेट अलग अलग एनायन का है, लेकिन यहाँ पे देखिए धनायन मतलब कि केटायन क्या है? सोडियम सोडियम है, तो क्या ये एक ही लवण परिवार का है? नहीं, हमने कहा ना कि केटायन बदल सकता है, लेकिन एनायन सेम होना ही चाहिए। अगर एनायन सेम होगा तो फैमिली सेम कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे सल्फेट है, इसीलिए इसे एक ही लवण परिवार का हम नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लास 10th तक का लेवल पे पर आपको ध्यान रखना है कि ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है सोडियम सल्फेट किससे बनता है? सवाल है सोडियम सल्फेट किससे बनता है? ठीक है, तो सोडियम सल्फेट क्या है? एक लवण है। ठीक है, तो लवण कैसे बनता है? एसिड से और बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई लवण बनता है तो एसिड और बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें से दो पार्ट हैं, एक ये देखेंगे तो केटायन और दूसरा है एनायन, मतलब कि एक तरफ से कैसे सोडियम जो आपका धनायन है और एक तरफ से सल्फेट ऋणायन है। तो ये कहाँ से आया होगा? तो सोडियम कहाँ से आया होगा? देखिए सोडियम आया होगा कहीं ना कहीं, आप देखेंगे तो क्षार से आया होगा, तो क्षार यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये वाला में से सोडियम मिला होगा, यहाँ से सोडियम दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम है नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये तो विकल्प होगा ही नहीं। यहाँ भी देखिए सोडियम है, ठीक है, तो इससे भी आया हो सकता है। इस बार देखिए दूसरी तरफ सल्फेट है, तो सल्फेट कहाँ से मिल सकता है? सल्फेट आया होगा एसिड से, तो देखिए HCl में यहाँ पे सल्फेट है नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इस बार देखिए सल्फेट यहाँ पे रहे हो सकता है, और एक विकल्प है डी विकल्प, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे SO4 क्या मिलेगा? यहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो सही आंसर क्या होगा? बी विकल्प, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर के क्या बना होगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ठीक है ना, तो यहाँ से सोडियम मिला किससे? सोडियम मिला होगा सल्फेट से, तो क्या बना लिया होगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनता है? याद कीजिए, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, तो याद रखिए सोडियम सल्फेट जो लवण है ना, ये किससे मिलकर बना है? तो ये आपका क्षार हो गया और ये आपका ये क्षार हो गया और ये आपका अम्ल हो गया, तो इन दोनों से मिलकर बना होगा सोडियम सल्फेट। तो हमेशा याद रखिए लवण किससे बनते हैं? क्षार और
अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है पीएच का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ए बी दोनों, या फिर में से कोई नहीं। तो याद रखिए पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, अर्थात यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है कौन सा एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है? बताना है कि कौन सा एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, HCl, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिरका। ठीक है, तो प्रबल अम्ल बताने के लिए अगर pH वैल्यू पता है तो आसानी से बता पाएंगे। जैसे कि HCl आप देखेंगे तो इसका 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, तो यही है क्या? प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं बात करें NaCl, तो NaCl का pH कितना होता है? 7। सोडियम हाइड्रोक्साइड कब देखेंगे तो 11 से 12 के बीच में होता है, जबकि सिरका कब देखेंगे तो 2.4 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो पूछा था यहाँ पे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो ये HCl होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखें। हाँ, ये भी याद रखिएगा सिरका जो है ना, सिरका का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है ना, क्या? एसिटिक एसिड, जिसे विनीगर भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है निम्न में से कौन सा लवण उदासीन है? ठीक है ना, कौन सा लवण उदासीन है? देखा था हमने कि लवण जो है ना 3 टाइप के होते हैं। एक लवण उदासीन होता है, एक लवण वो आपका अम्लीय हो सकता है, या फिर दूसरा क्षारीय हो सकता है। मतलब है कि एक उदासीन हुआ, दूसरा लवण कैसा हो सकता है? क्षारीय लवण हो सकता है, और तीसरा आपका उदासीन ये अम्लीय लवण हो सकता है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही दे चुके हैं, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा लवण उदासीन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? तो याद रखिए न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये जब मिलेंगे ना तो क्या बनेगा? तब बनेगा यहाँ पे ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब कि उदासीन लवण। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जैसे NaCl है, तो NaCl किससे मिलकर बना होगा? तो ये अब देखेंगे तो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होगा। और ये भी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर क्या बनता है? उदासीन लवण बनता है, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वहीं बात करें बी विकल्प के बारे में, इसको समझिए कि अमोनिया क्लोराइड किससे बना होगा? तो ये बना होगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl से। ठीक है, HCl क्या है? HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ये बेसिक तो है, लेकिन ये वीक बेस है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एसिडिक सॉल्ट है। ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, मतलब है कि ये अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है। ठीक है, वहीं बात करें सोडियम कार्बोनेट के बारे में, तो ये कैसे बना होगा? तो ये बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, तो ये कहलाता है वीक एसिड, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्षारीय लवण, अर्थात बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण। ठीक है, वहीं बात करें ये जो दे रखा है सोडियम एसीटेट, ये किससे मिलकर बना होगा? तो ये देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आप देखेंगे तो एसीटेट से मिलकर बना होगा, CH3, एसिटिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका वीक एसिड है। तो इसका मतलब है ये क्या है? सोडियम एसीटेट क्या कहलाएगा यहाँ पे? बेसिक सॉल्ट कहलाएगा, या फिर क्षारीय लवण कहलाएगा। ये आपका क्षारीय लवण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल फिर से वही है, कौन सा लवण अम्लीय है? ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहे थे ना कि कौन सा लवण अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, तो यहाँ बताना है कौन सा लवण अम्लीय है। तो देखिए ये तो आपका उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का, अमोनिया क्लोराइड का
और एक है आपका सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था क्या, हाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट था, ये क्षारीय लवण निकला था, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है लवण अम्लीय है, ठीक है ना, तो पहला तो होगा नहीं, ठीक है। और एक पोटेशियम नाइट्रेट तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और डी विकल्प में देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट कह रहे हैं हम यहाँ पे कि ये क्षारीय लवण है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब दो विकल्प बच रहा है हमारे पास, एक पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरा है सी विकल्प में है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड आप देखेंगे यहाँ पे था ना ये, तो ये अम्लीय लवण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी विकल्प अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड देखिए जरा कैसे बना होगा, NH4Cl, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड ये बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से, ठीक है, HCl से, ठीक है। तो HCl क्या है, HCl आप देखेंगे तो प्रबल अम्ल है, और जबकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कमज़ोर क्षार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट किसका देखने को मिलेगा, प्रबल अम्ल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अमोनिया क्लोराइड क्या है, ये लवण तो है लेकिन अम्लीय लवण है। लवण तीन तरह के होते हैं ना, वो याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना लवण कैसा होगा। आसान सा सवाल है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना लवण कैसा होगा। इसका pH 7 होगा, नहीं गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जब बेस मिलते हैं ना तब ये pH उसका 7 होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस माने कि बेस कमज़ोर है और एसिड मजबूत है, मतलब है कि वो उसका जो गुण होगा कैसा गुण होगा, अम्लीय गुण होगा। अम्लीय गुण होगा मतलब कि उसका pH 7 से कम होगा। तो pH 7 से कम वाला विकल्प कौन सा दिख रहा है, विकल्प नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल है कि NaCl के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है। बताना है कि NaCl के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो NaCl का जब आप विद्युत अपघटन कराते हैं तो आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 गैस। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए ये वाला है विद्युत अपघटन, नमक का घोल। देखिए नमक का घोल का जब आप विद्युत अपघटन करवाते हैं, इसे करंट पास करवाते हैं, ठीक है, नोड इधर इधर कैथोड है, ठीक है। तो इसे जब विद्युत अपघटन से तोड़वाते हैं ना तो यहाँ से देखिएगा तो Cl गैस मिलेगा, Cl2 गैस, H2 गैस और एक आपको यहाँ से मिलेगा नमक का घोल जो NaOH के रूप में मिलेगा, जिससे कि NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम नमक का घोल या फिर कह सकते हैं NaCl को विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है कि कैथोड पर कौन सी गैस निकलती हैं। कैथोड पर कौन सी गैस निकलती हैं, Cl2, O2, H2 या फिर N2, ठीक है। तो कैथोड पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो गैस देखने को मिलती है। अगर हम NaCl का विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एक गैस निकलता है यहाँ से क्लोरीन गैस और दूसरा गैस मिलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। O2 और यहाँ पे N2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ समझना है कि क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी और H2 गैस कहाँ निकलेगी, ठीक है। तो याद रखना है एनोड पर निकलेगा क्लोरीन गैस, ठीक है ना। एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, जबकि कैथोड पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। देखिए ये एनोड है, एनोड पर कौन सी गैस देखने को मिल रहा है, क्लोरीन गैस, और जबकि देखेंगे यहाँ पर एक कैथोड है, कैथोड पर मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए या फिर दूसरा तरीका ये भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है H+ होता है, ठीक है, H+ होता है और कैथोड क्या होता है हमारा, ये होता है ऋणायन, जबकि एनोड आप देखेंगे तो ये होता है धनायन और क्लोरीन गैस क्या होता है ऋणायन। तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला सवाल है एनोड पर क्या बनता है। तो एनोड पर हमने बताया ना कि क्या बनता है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनता है, आप देख सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। अगला सवाल है NaOH कहाँ बनता है, एनोड पर, कैथोड पर, विलयन में या फिर गैस के रूप में। तो याद रखिए NaCl का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसे ही क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें तीन चीज़ बनती हैं, क्लोरीन गैस,
H2 गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये विलियन में बनता है, ठीक है ना, ये विलियन में बनता है, से विकल्प सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए गैस के रूप में मिल रहा है आपका क्या, Cl2 गैस, और यहाँ पे गैस के रूप में मिल रहा है H2 गैस, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये विलियन के रूप में रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखिएगा विलियन के रूप में ये रहता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है नेटल का डंक तथा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है? विकल्प में है मेथनोइक अम्ल, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा नेटल का डंक तथा चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल भी मिलता है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH और इसका सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो तीनों सही है। पूछा था कि कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है? विकल्प में है साबुन, कागज, फाइबर, या फिर अमोनिया। सही जवाब है अमोनिया। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन में भी होता है, कागज में भी होता है और फाइबर में भी होता है, ठीक है। अगला सवाल है किसमें जल योजन है? बताना है किसमें जल योजन है। NaCl, कॉपर सल्फेट 5H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जल योजन का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जल योजन का मतलब होता है वह निश्चित जल अणु जो किसी लवण के क्रिस्टल संरचना का हिस्सा होते हैं। यह पानी केमिकल स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है, ये सिर्फ गीला पानी नहीं होता, याद रखना है, ठीक है ना। ये गीला पानी नहीं होता, ये किसी न किसी केमिकल स्ट्रक्चर में ये जुड़ा होता है किसी पदार्थ के साथ, ठीक है। तो पहला देखिए NaCl, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा नहीं होता, ठीक है। वहीं बात करें बी विकल्प के बारे में तो देखिएगा तो कॉपर सल्फेट जो पेंटा डिहाइड्रेट जिसे कहते हैं, जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी निश्चित संरचना होती है, अर्थात बी विकल्प सही होगा, ठीक है। वहीं है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कि क्विकलाइम भी कहते हैं, इसमें पानी जुड़ा हुआ नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं कॉपर सल्फेट डॉट या इंटू 5H2O, इसका जो रंग होता है ना वो नीला रंग होता है, ठीक है। जब इसमें पानी हीट करने पर निकल जाता है तो ये सफ़ेद रंग का हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है जिप्सम, जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? तो विकल्प में देखिए क्या क्या दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, ठीक है। जब इसे जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O मिलता है, जिसे कि POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बी विकल्प सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र पूछा जाए तो ये होगा कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O, ठीक है ना। और अगर जिप्सम का पूछे फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है। जब इसे गर्म करते हैं तो इसके इस वाटर का या फिर H2O का 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और क्या बनाते हैं, POP बनाते हैं, अर्थात बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, जिसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, POP कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 27 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।